अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोगों का टॉपिक है यूरिन कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन। इसको 2 लेक्चर्स में मैं आपको कवर करवाऊंगी। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं इसका। एवरी डे 180 लीटर ऑफ glomerular filtrate is formed with large quantity of water. If this much of water is excreted in the urine, body will face serious threats। मतलब क्या है कि 180 लीटर जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो फॉर्म होता है। हमें पता है कि ये यूरिन फॉर्मेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यही आगे जाता है कलेक्टिंग डक्ट तक, और जो है एज यूरिन एक्सक्रीट होता है बॉडी से। लेकिन अगर एज सच ये एक्सक्रीट हो जाएगा तो फिर तो बॉडी में जो है पानी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। इसकी वजह से ये उसको बैलेंस करने के लिए बॉडी में पानी को, वाटर कंटेंट को और जो दूसरे हैं स्ल्यूट्स हैं उसके कंटेंट्स को बैलेंस करने के लिए जो ये प्रोसेस है वो है यूरिन कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन का। ठीक है। सो द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन इज वेरी essential. Osmolarity of glomerular filtrate is same as that of the plasma and it is 300 milliosmol per liter. Actually ये होती है 290 milliosmol per liter, लेकिन उसको ईज के लिए और राउंड ऑफ करके 300 मिलियोस्मोल पर लीटर पढ़ा जाता है। ठीक है। osmolarity of glomerular filtrate is same as that of the plasma. प्लाज्मा की भी, इसका मतलब है प्लाज्मा की osmolarity कितनी हुई 300, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उसकी भी 300 मिलियोस्मोल। तो इसको जो है वो बैलेंस रखना होता है। ठीक है। ये इस 300 मिलियोस्मोल के आगे पीछे जो है आज हमारा सारा लेक्चर उसी से रिलेट करेगा। बट नॉर्मली यूरिन इज कंसंट्रेटेड एंड इट्स ऑस्मोलैरिटी इज 4 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ द प्लाज्मा, दैट इज 1200 मिलियोस्मोल per liter. Osmolarity of urine depends upon two factors: water contents in the body एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन। वाटर कंटेंट्स ज्यादा होंगे तो डाइल्यूट यूरिन एक्सक्रीट होगा, कम होंगे तो कंसंट्रेटेड होगा। एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, वो भी क्या करता है, वो भी वाटर की री एब्जॉर्प्शन करवाता है, तो भी जो है यूरिन कंसंट्रेट होगा। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज सेम फॉर द डाइल्यूट यूरिन एंड द कंसंट्रेटेड यूरिन till the fluid reach the distal convoluted tubule. However, dilution or concentration of urine depends upon water contents in the body. Process same है लेकिन water contents पे depend है। ये है जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, रीअब्जॉर्प्शन होती है, फिल्ट्रेशन होगी बोमेन कैप्सूल में, फिर ट्यूबुलर पोर्शन में रीअब्जॉर्प्शन होगी, फिर कलेक्टिंग डक्ट में जो है सिक्रेशन होगी। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, पोटेशियम, कैल्शियम आइंस, वाटर, ये सारे रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं। ये वाला पार्ट है ये वाटर परमिएबल है। जो ये वाला पार्ट है असेंडिंग लिम्ब है, और ये जो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये वाटर परमिएबल नहीं है। यहाँ से क्या होगा, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी, और ये जो कलेक्टिंग डक्ट है यहाँ से अगेन वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी। ये वाटर परमिएबल है। फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूट यूरिन when water content in the body increases, kidney excrete dilute urine. This is achieved by inhibition of ADS secretion from posterior pituitary. So water reabsorption from renal tubule does not take place, leading to the excretion of large amount of water. This makes urine dilute. क्या है कि वाटर कंटेंट इन द बॉडी इंक्रीज, तो किडनी जो है वो डाइल्यूट यूरिन एक्सक्रीट करेगा। इनहिबिशन ऑफ एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है, जब इसको इनहिबिट करेगा, क्योंकि इसने भी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवानी। जब पिट्यूटरी से इसकी एक्सक्रीशन को या सिक्रीशन को ही इनहिबिट कर दिया जाएगा तो वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा। तो क्या होगा, एट द एंड जो किडनी है वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को एक्सक्रीट कर देगी एंड दिस मेक यूरिन डाइल्यूट। फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन, कंसंट्रेटेड यूरिन में क्या होगा, व्हेन द वाटर कंटेंट इन द बॉडी डिक्रीजेस, kidney retain water and excrete the concentrated urine. Formation of concentrated urine is not simple as that of the dilute urine. It involves two processes: development and maintenance of medullary gradient by
काउंटर करंट सिस्टम। काउंटर करंट सिस्टम है और उससे क्या होगा, मिडलरी ग्रेडियंट जो है वो प्रोड्यूस होगा और किडनी ने उसको मेंटेन करना है और डेवलप करना है। एंड सिक्रेशन ऑफ एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन ने क्या करना है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवा देनी है, जिसकी वजह से क्या होगा, डाइल्यूट यूरिन जो है वो पास आउट होगा, सॉरी कंसंट्रेट यूरिन, क्योंकि वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, वाटर का जो कंटेंट है वो कलेक्टिंग ट्रक में कम हो जाएंगे तो कंसंट्रेट यूरिन पास आउट होगा। सबसे पहले मेडलरी ग्रेडियंट क्या है, ये इसके फर्स्ट पॉइंट में है, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मेडलरी ग्रेडियंट बाय काउंटर करंट सिस्टम। मेडलरी ग्रेडियंट में क्या होगा, मेडलरी ग्रेडियंट में ये होगा कि मेडलरी हाइपर ऑस्मोलैरिटी हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्लाज्मा की जो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, इसकी ऑस्मोलैरिटी प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी इक्वल होती है, दैट इज 300 मिलियोस्मोल पर लीटर। और आगे हमने पढ़ा था कि जो यूरिन है उसकी ऑस्मोलैरिटी होती है 1200। तो फिर क्या एक ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो जाएगा, 300 से 1200 होने तक जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी ऑस्मोलैरिटी, उसको बोलते हैं मिडलरी ग्रेडियंट, ठीक है। और हाइपर ऑस्मोलैरिटी क्या, क्योंकि वो प्लाज्मा से इंक्रीज हो जाएगी, दैट इज 1200 मिलियोस्मोल, इस वजह से उसको हाइपर ऑस्मोलैरिटी बोला गया, ठीक है। कॉर्टिकल इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज आइसोटोनिक टू द प्लाज्मा विद द ऑस्मोलैरिटी ऑफ 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर। कॉर्टिकल इंटरस्टिशियल फ्लूइड कौन सा है, मतलब जो कि किडनी की कॉर्टिकल एरिया में है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये इसका कॉर्टेक्स है किडनी का, ठीक है, किडनी का कॉर्टेक्स है, यहाँ पे जो है जो प्लाज्मा की और जो है किडनी कंटेंट्स, इसकी ऑस्मोलैरिटी सेम है, ये देखें। Cortical interstitial fluid is isotonic to the plasma with osmolarity of 300 milliosmol। मतलब ये जो cortical interstitial fluid है इसकी osmolarity भी 300 milliosmol है और जो बाहर प्लाज्मा है उसकी भी 300 milliosmol है, तो ये क्या हुआ, आइसोटोनिक हुआ, ठीक है। Osmolarity of medullary interstitial fluid near the cortex is also 300 milliosmol per liter। अब ठीक है, यहाँ पे ये जो है इधर इस ये वाला जो पोर्शन है, ये मिडलरी पोर्शन जो है जो नियर कॉर्टेक्स है, यहाँ पे भी 300 मिलियोस्मोल ही होती है ऑलमोस्ट, ठीक। However, while proceeding from outer part towards the inner part of medulla, the osmolarity increase gradually and reaches the maximum at innermost part of the medulla near renal sinus। ये है रीनल साइनस, तो ये देखें यहाँ पे पहुंच के इसकी सबसे ज्यादा हो गई है ऑस्मोलैरिटी, वो क्या हो गई है 1200, मतलब ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है और रीनल साइनस पे पहुंच के एकदम जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है, विच इज 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। दिस टाइप ऑफ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द ऑस्मोलैरिटी ऑफ मिडलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज कॉल्ड द मिडलरी ग्रेडियंट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्रेजुअल जो इंक्रीज है ऑस्मोलैरिटी का in medullary interstitial fluid from the cortical interstitial fluid is called the medullary gradient. It plays an important role in concentration of the urine। क्या हो रहा है कि यूरिन का जो है वो कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, तो इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। ये है वेजर एक्टा, जिसने जो है ये नेफ्रॉन को सराउंड किया होता है, ठीक है। इन दोनों ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना है, ठीक है। ये लूप ऑफ हेनले है, ये डिसेंडिंग लिम्ब है, ये इसका हेयर पिन है, ये असेंडिंग लिम्ब है, ठीक है। ये कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ से ये सारा हमारा जो फिल्ट्रेट है वो मूव आउट कर रहा है, ठीक। ये आउटर मिडल्ला है, ये इनर मिडल्ला है नियर द साइनस। और यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी 600 से 1200 है, और जो कॉर्टिकल एरिया है, कॉर्टिकल इंटरस्टिशियल है, वहाँ पे 300 मिलियोस्मोल पर लीटर है। डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मिडलरी ग्रेडियंट। मिडलरी ग्रेडियंट का कैसे मेंटेन करना है और डेवलप करना है। किडनी हैज सम यूनिक मैकेनिज्म कॉल्ड काउंटर करंट मैकेनिज्म व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मिडलरी gradient and hyperosmolarity of interstitial fluid in the inner medulla। मतलब क्या, किसने काउंटर करंट जो मैकेनिज्म है, ये लूप ऑफ हेनले जो है इसमें होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म, वो जो है वो मिडलरी ग्रेडियंट को मेंटेन भी करता है, डेवलप भी करता है
और इंटरस्टिशियल फ्लूइड की हाइपरऑस्मोलैरिटी भी है वो काज करवाता है। ठीक है, काउंटर करंट मैकेनिज्म अब क्या है, काउंटर करंट फ्लो क्या है? अ काउंटर करंट सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ यू शेप्ड ट्यूब्यूल, मतलब loop of Henle in which the flow of fluid is in opposite direction in two limbs of U-shaped tubule। मतलब एक से नीचे आ रहा है, एक से ऊपर जा रहा है, तो वो opposite direction में हो गया। डिवीजन of counter current system। Counter current system has two divisions: counter current multiplier formed by a loop of Henle, counter current exchanger formed by Weser-Recta। मतलब हमें पता है कि नेफ्रॉन है, उसके सराउंड किया हुआ है कैपिलरी नेटवर्क ने। ठीक है, तो दो चीजें काउंटर करंट मैकेनिज्म में है, एक तो ये क्या है, लूप ऑफ हेनले, और एक जो उसको सराउंड किया हुआ है वेज़र-रेक्टा उसने। मल्टीप्लायर, काउंटर करंट मल्टीप्लायर होगा लूप ऑफ हेनले में और एक्सचेंजर होगा वेज़र-रेक्टा में। ये देखिए, ये जो पोर्शन है ये है काउंटर करंट मल्टीप्लायर का। ठीक है, काउंटर करंट मैकेनिज्म का ये जो है ये मल्टीप्लायर है, और इसके जो सराउंड किया हुआ है वेज़र-रेक्टा ने वो एक्सचेंजर है। ठीक है, मल्टीप्लायर में क्या हो रहा है कि ये जो फिल्ट्रेट है ये हमारा पास आउट कर रहा है लूप ऑफ हेनले में से। ठीक है, सबसे पहले ये वाला जो पोर्शन है थिक असेंडिंग लिम्ब, यहाँ से क्या होगा, सोडियम और क्लोराइड की रीएब्सॉर्प्शन हो जाएगी। ये वाटर इम्परमिएबल है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, सोडियम क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी। ये यहाँ से इधर आ गया, इधर आ गया, तो यहाँ से जो है जैसे सोडियम क्लोराइड वापस आया है तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी ऑस्मोलैरिटी जो है इंटरस्टिशियल की वो बढ़ जाएगी। वो क्या हो जाएगी, 300 से 400 हो गई, ये 500 600 700। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, ये इसको रीअब्जॉर्ब कर रहा है। जब ये रीअब्जॉर्ब हो जाएगा यहाँ से, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो है हाइपर ऑस्मोलैरिटी हो जाएगी, और जो अंदर है वो हाइपोस्मोलर हो जाएगा। उसको मेंटेन करने के लिए और इक्वल करने के लिए क्या होगा, वाटर जो है वो यहाँ से रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, यहाँ से थिन डिसेंडिंग लिम्ब से। क्योंकि ये वाटर परमिएबल है, ये इम्परमिएबल है, ये परमिएबल है। जब वाटर बाहर आएगा तो क्या होगा, अंदर और बाहर की सेम हो जाएगी, क्योंकि इधर से फ्लूइड बाहर आ गया तो सॉल्वेंट ज्यादा हो गया और फ्लूइड कम हो गया, तो इधर से जो है वो उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी। तो इधर से फिर क्या होगा, जो फ्लूइड भी बाहर आ जाएगा तो उसकी भी ऑस्मोलैरिटी क्या है, बढ़ जाएगी, अंदर भी बढ़ गई बाहर भी बढ़ गई। ठीक है। ये यूरिया का मैं आपको आगे जाके बताती हूँ, यूरिया रिसाइकलिंग में आएगा ये, क्योंकि ये यहाँ पे जो थिन डिसेंडिंग लिम्ब है, यहाँ से क्या है, वाटर जो है रीअब्सॉर्ब हो रहा है बाहर को, और जो यूरिया है वो अपटेक हो रहा है। काउंटर करंट मल्टीप्लायर, ये जो मैंने आपको भी पढ़ाया। लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले functions as counter current multiplier, मैंने भी आपको बताया। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाइपर ऑस्मोलैरिटी ऑफ medullary interstitial fluid and medullary gradient। Loop of Henle. Role of loop of Henle in development of medullary gradient. Loop of Henle of juxtamedullary nephron plays a major role as countercurrent multiplier because loop of these nephron is long and extend up to the deeper part of medulla. Main reason for hyperosmolarity of medullary interstitial fluid is active reabsorption of sodium chloride and other fluids from ascending limb of loop of Henle in medullary interstitium। ये मैंने आपको जैसे अभी बताया कि क्या है, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक, इन medullary interstitium। These fluids accumulate in medullary interstitium and increase the osmolarity। ये भी मैंने आपको भी बताया कि सोडियम क्लोराइड जो है वो रीअब्सॉर्ब हो गया तो वो एक्यूमुलेट हो जाएगा medullary interstitium में, जिससे क्या होगा, उसकी osmolarity increase हो जाएगी। Now due to the concentration gradient, the sodium and chloride ion diffuse from medullary interstitium into descending limb of loop of Henle and reach ascending limb again via hairpin bend. Thus, the sodium and chloride ions are repeatedly recirculated between the descending limb and ascending limb of loop of Henle.
through medullary interstitial fluid, leaving a small portion to be excreted in urine. मतलब ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर में क्या है, इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि अगर एक चीज जो है यहाँ पे सिक्रीट आउट हो रही है तो वो दोबारा से सॉरी रीएब्जॉर्ब हो रही है तो वो दोबारा से अपटेक हो जाएगा। मतलब यहाँ से वो रीएब्जॉर्ब हो जा रही है, यहाँ से अपटेक हो जा रहा है और ये दोबारा हेयर पिन से गुजर रही है और बहुत ही कम अमाउंट जो है वो कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचेगी टू बी एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम किडनी। Apart from these, there is a regular addition of more and more new sodium and chloride ions into the descending limb by constant filtration. मतलब descending limb में पीछे से filtration जो है glomerular filtrate से जो है सोडियम और क्लोराइड वो constantly आई जा रहा है। Thus, the reabsorption of sodium chloride from ascending limb and addition of sodium chloride into the filtrate increase or multiply the osmolarity of medullary interstitial fluid and medullary gradient. Hence, it is called countercurrent multiplier. मतलब क्या है, यहाँ से इसकी reabsorption हो जा रही है सॉरी ascending limb से, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन हुई जा रही है और यहाँ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से जो है वो सोडियम क्लोराइड आई जा रहा है डिसेंडिंग लिंब के जरिए। तो ये कॉन्स्टेंटली मल्टीप्लाई हो ही जा रहा है, एक रीअब्जॉर्प्शन अपटेक और पीछे से वो दोबारा आई जा रहा है, इसको काउंटर करंट मल्टीप्लायर बोल रहे हैं। ये देख लें, यहाँ पे क्या है, यहाँ से रीअब्सॉर्ब हो रही है सोडियम क्लोराइड, यहाँ से दोबारा वो अपटेक हो गया सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। तो ये एक साइकिल चली जा रहा है, तो इसको काउंटर करंट मल्टीप्लायर बोलते हैं, ठीक है। ये वैसा रेक्टा का है, ये एक्सचेंजर का है, ये मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। मतलब कि यहाँ पे ऐसे बताया कि जो नीचे है इसका असेंडिंग लिंक, वहां से जो है सोडियम क्लोराइड रीअब्सॉर्ब हो रही है और ये जो वैसा रेक्टा है इसको दोबारा अपटेक करी जा रहा है, ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इसके एक्सचेंजर जो है काउंटर करंट एक्सचेंजर में। वो मल्टीप्लायर में है, ये एक्सचेंजर में है। Other factors responsible for the hyperosmolarity of medullary interstitial fluid, in addition to countercurrent multiplier action provided by the loop of Henle, two more factors are involved in the hyperosmolarity of medullary interstitial fluid: reabsorption of sodium from collecting duct। मतलब क्या, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो है वो सोडियम जो है वो रीअब्सॉर्ब भी करता है, ये इसका फंक्शन है, ठीक है। रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम medullary part of collecting duct into the medullary interstitium add to the osmolarity of inner medulla। मतलब कि कलेक्टिंग डक्ट के अलावा जो है जो सॉरी कलेक्टिंग डक्ट कह रही हूँ कि ये असेंडिंग लिंब के अलावा कलेक्टिंग डक्ट से भी जो है वो सोडियम रीअब्सॉर्ब होती है मिडलरी पोर्शन में, मिडलरी इंटरस्टिशन में, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी इनर मेडुल्ला की। Recirculation of urea, मतलब 50% of urea filtered in the glomeruli is reabsorbed in proximal convoluted tubule. Almost an equal amount of urea is secreted into loop of Henle, so the fluid in the distal convoluted tubule has much urea as amount filtered। ठीक है, मतलब यहाँ से जो 50% जो है वो यूरिया आई है वो इधर ही एब्जॉर्ब हो जाएगी। ये देखिए 50% ऑफ यूरिया फिल्टर्ड इन द ग्लोमेरुला इज रीअब्सॉर्ब्ड इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो है 50% वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से ही रीअब्सॉर्ब हो गई है और इक्वल अमाउंट जो है वो सिक्रेटेड इन लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले में पहुंच गया। सो द फ्लूइड इन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हैज मच यूरिया एज अमाउंट फिल्टर। मतलब जो ऊपर से अमाउंट आई है उससे ज्यादा उधर होती है, जैसे कि यहाँ पे अभी था, ये देखिए मतलब 50% तो आया फिल्ट्रेट से, मतलब अंदर प्रेजेंट है, और जो इतनी ही अमाउंट जो है वो लूप ऑफ हेनले में ये अपटेक कर रहा है, ये देखें यूरिया अंदर को आ रही है, ठीक है। तो फिर 50% इसमें पहले था, 50 इसमें और आ गया, तो फिर जब इसने सारे ने पहुंचना डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में तो यूरिया इसमें ज्यादा ही होगा ना, मतलब जो फिल्ट्रेट में था उससे तो ज्यादा हो गया। So the fluid in distal convoluted tubule has as much urea as the amount filter. Collecting duct is impermeable to the urea.
However, due to the water reabsorption from the distal convoluted tubule and collecting duct in the presence of antidiuretic hormone, यूरिया concentration increase in the collecting duct. मतलब कि वहां पे तो रीअब्जॉर्प्शन और उसकी वाटर की वो रीअब्जॉर्प्शन होती रहती है कलेक्टिंग डक्ट से, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट जो है वो परमिएबल टू वाटर है। ठीक है, तो वाटर ने वहां से रीअब्सॉर्ब हो जाना है। जब वाटर ने निकल जाना है तो पीछे जो है उसकी osmolarity इंक्रीज कर जाएगी कलेक्टिंग डक्ट में यूरिया की। नाउ ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यूरिया डिफ्यूज फ्रॉम इनर मेडलरी पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट इनटू द मेडलरी इंटरस्टिशियम। क्या हुआ कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो गया, जिसकी वजह से वो ग्रेटर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो मूव आउट होगा, मतलब मिडलरी इंटरस्टिशियम में दोबारा रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। Due to continuous diffusion, the concentration of urea increase in the inner medulla, resulting in hyperosmolarity of interstitium in the inner medulla. ठीक है, वो जब inner medulla में आ जाएगा तो inner medulla की hyperosmolarity हो जाएगी। Again, by concentration gradient, urea enter the ascending limb. अब फिर क्या हुआ, फिर से concentration gradient जो है वो develop हो गया, फिर यूरिया जो है ascending limb में चला जाएगा। From here, it passes through the distal convoluted tubule and reaches the collecting duct. और फिर वो जैसे वो दोबारा से असेंडिंग लिम्ब में आया तो उसने दोबारा सर्कुलेशन में चला गया और दोबारा कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच गया। यूरिया एंटर्स द मिडलरी इंटरस्टिशियम फ्रॉम collecting duct. By this way, urea recirculate repeatedly and help to maintain the hyperosmolarity of inner medullary interstitium. Only a small amount of urea is excreted in urine. Urea recirculation accounts for 50% of hyperosmolarity in inner medulla. Diffusion of urea from collecting duct into medullary interstitium is carried out by urea transporter, और urea transporters कौन से हैं? UTA1 and UTA3 which are activated by ADH। ये देखिए 50% यूरिया जो है वो आएगी फिल्ट्रेट से, बाकी जो यूरिया है वो यहाँ पे तो इन्होंने नहीं लिखा हुआ, ये वाटर के साथ जो है इसमें आएगी। वाटर रीअब्सॉर्ब बैक हो रहा है और जो यूरिया ये देखेंगे रिसर्कुलेशन लिखा हुआ, तो यहाँ से जो है यूरिया जो है वो अंदर आएगा डिसेंडिंग लिम्ब में। ठीक है, फिर यहाँ से पास आउट करता हुआ जब भी इसने कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचना है तो यहाँ पे एंटी डायूरेटिक हार्मोन है जो एक्ट करेगा, और साथ ये कलेक्टिंग डक्ट जो है वो परमिएबल टू वाटर है। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। परमिएबल टू वाटर की वजह से क्या होगा कि वाटर जो है वो बाहर जो है मूव आउट कर जाएगा। इसके अलावा एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो भी वाटर की रीअब्सॉर्प्शन करवाएगा। इसके साथ साथ जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है उसे यूरिया ट्रांसपोर्टर्स को इंक्रीज एक्टिवेट करना है, यूटीए 1 एंड यूटीए 3। उन्होंने क्या करना है, जैसे वाटर बाहर निकला तो क्या होगा, अंदर यूरिया की कंसंट्रेशन जो है ज्यादा हो जाएगी। जब वाटर होगा उसने तो डाइल्यूट किया होगा ना, जब वाटर ही निकल गया तो यूरिया की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई। उसने UTA1 और UTA3 जो है उन्होंने यूरिया को ट्रांसपोर्ट करवा देना बैक इनटू द मिडलरी इंटरस्टिशियम। अब क्या हुआ कि यूरिया जो है कलेक्टिंग डक्ट से मिडलरी इंटरस्टिशियम में आया तो यहाँ पे हाइपरओस्मोलैरिटी हो गई, जिसकी वजह से फिर से एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो गया, और उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से क्या होगा, यूरिया जो है डिफ्यूज हो जाएगा असेंडिंग लिम्ब में। फिर ये दोबारा सर्कुलेशन में आ गया और दोबारा कलेक्टिंग डक्ट में आएगा और दोबारा रिसर्कुलेशन, इस तरह ये प्रोसेस जो है वो चलता जाएगा, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया जो है वो एक्सक्रीट आउट होगी। ठीक है, ये देख लें, ये ऐसे ही लिखा हुआ है कि ये सोडियम क्लोराइड रीअब्सॉर्ब हो रहा है, ये यूरिया हो रहा है, वाटर हो रहा है, मतलब ये रिसर्कुलेशन ये चलती जा रही है। ये इनर मेडल्ला, ये कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स में ऑलमोस्ट 300 मिलियोस्मोल है, आउटर मेडल्ला में बढ़ता जा रहा है, इनर मेडल्ला में ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज करती जा रही है और एंड तक जाके ये 1200 हो जाएगी। ये था इसका पार्ट 1। मैं आपको दूसरा भी अभी एक्सप्लेन करती हूँ। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे पूछ सकता है।